दान यानी कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। तो हमारे वेल विशर एक्स काउंसलर श्री अभिजीत सामंत जी, इनके ऑफिस से श्री आदेश गौरव जी हैं, ये हमको इस विषय में थोड़ी जानकारी देंगे। आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट इट एंड ऑल्सो वॉलंटियर टू register for it. I'm very happy to see that Sangeeta has already done it. उनके पास ऑलरेडी वो कार्ड है, तो हम जल्दी से हम लोग अपना ये भी करा लेते हैं। तो इसकी जानकारी हम लोग आदेश जी से लेते हैं और पहले उनका एक प्रेजेंटेशन सुन लेते हैं, फिर बाद में अपने कुछ क्वेश्चन हो गए इसके बारे में तो हम लोग क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है आदेश जी, प्लीज यू कैन, आप शुरू कर सकते। थैंक यू सो मच पत्की सर। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आदेश गुरव। अवयवदान इस विषय के मामले में कुछ चर्चा हम करेंगे। मैं यहाँ पे आपको कोई लेक्चर या फिर कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए और उस इंफॉर्मेशन के बाद ज्यादा से ज्यादा आपके मन में सवाल आए और वो सवाल आप मुझसे पूछे, क्योंकि बहुत सारी अवयवदान ये विषय जो है ना, ये इतना डीप और इतना बड़ा विषय है कि इसके बारे में अगर हम बात करने बैठे, अगर हम लेक्चर सीरीज ऑफ लेक्चर्स बन जाएंगी इसके ऊपर, तो मैं हो सके उतने कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उस इंफॉर्मेशन के बाद मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे और उस सवाल के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी शायद वो एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहले तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि मेरा नाम आदेश गुरव है। मेरा एजुकेशन बीकॉम एंड एमबीए इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हुआ है। सोशल फील्ड से मैं काफी ज्यादा कनेक्टेड हूँ। मेरा आज तक का जो भी करियर ट्रैक रिकॉर्ड है वो सोशल फील्ड से कनेक्टेड है। अब सोसाइटी और सोशल और एक हमारे अड़ोस पड़ोस की सोसाइटी, उसमें से जो रहने वाले प्रिविलेज्ड या फिर नॉन प्रिविलेज, जिनको कई ज्यादा सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी, तो उनमें उन समस्याओं में अपना एक कंट्रीब्यूशन, उन समस्याओं को सुलझाने में अपना एक कंट्रीब्यूशन करने में आज तक मैंने काम किया है। शुरुआत करते हैं अवयवदान इस विषय को लेकर। ऐसा है कि अवयवदान ये विषय पहले तो लोगों को पता था, ऐसा नहीं था कि इसके बारे में कोई लोग जानते नहीं या फिर ये कोई नया टोटली फिनोमिनन है, ऐसा नहीं है। उसके बारे में पता था, बट लोगों के मन में बहुत सारी शंका कुशंकाएं, बहुत सारे सवाल थे कि ये एग्जैक्टली होता कैसे और ये सारी प्रोसेस कैसी होती है। अब लोगों के मन में शंका का होना और उसी समय किसी बड़े व्यक्तित्व ने इस मुद्दे को एक सामाजिक मुद्दे के तौर पे लोगों के सामने पेश करना, ये एक जैसे हिंदी में कहा जाता है दुग्ध शर्करा योग, यानी दूध और शक्कर का एक जो योग होता है, वैसा ही कुछ हुआ। पिछले महीने जो 99वां 99 मन की बात ये कार्यक्रम जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कंडक्ट किया, वहां से इस विषय को और भी ज्यादा चालना मिली, क्योंकि उस मन की बात इस कार्यक्रम में उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। पंजाब की एक सरदार फैमिली थी और उस फैमिली का एक नवजात शिशु जो शायद 40-45 दिन का ही था, उसकी अचानक से डेथ हो गई। और इन पेरेंट्स ने इसने छोटे से बच्चे, उस नवजात शिशु के उन पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि हमारे बच्चे का इस दुनिया में आना और इमीडिएटली चले जाना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक नेचर का, ईश्वर का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो वो संकेत क्या है? संकेत ये है कि इस शिशु के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, शायद वो ऑर्गन्स किसी और के इस्तेमाल में आ सकते हैं, उन ऑर्गन्स की वजह से किसी और को जीवन दान मिल सकता है। तो उस नवजात शिशु के पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि इस बालक का हम ऑर्गन डोनेशन करेंगे और उन्होंने वो किया भी। उसी बात को लेके, उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए, उस एग्जाम्पल से प्रेरित होके जो हमारे वार्ड 84 के नगर सेवक है श्री अभिजीत सामंत, उन्होंने एक इनिशिएटिव अपने एफर्ट्स के ऊपर लेना मुनासिब समझा और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस विषय के बारे में हमारे वार्ड में जन जागृति की जाए। कोई डिसीजन लेगा, कोई प्लेज लेगा अपने ऑर्गन डोनेशन का, नहीं लेगा, ये हर किसी का इंडिविजुअल चॉइस होता है, लेकिन क्यों ना इस पूरे कंसेप्ट के बारे में जन जागृति की जाए। और पिछले 1 महीने से हम ये जन जागृति का कार्यक्रम हाथ में लिए हुए हैं।
अब अवयव दान ये बेसिकली दो तरह से होता है। सबसे पहला एक कंसेप्ट होता है जिसे कहते हैं देह दान, यानी पूरा शरीर आपने दान कर दिया। अच्छा, ये जो भी प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा, ये मृत्यु पश्चात अवयवदान के बारे में बात कर रहे हैं हम। मृत्यु के पहले जो अवयवदान होता है, जैसे किसी को किडनी की जरूरत है फैमिली में, तो फैमिली के ही किसी मेंबर ने किडनी दे दी, यू नो, ये ये अलग है, इसके बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा। आज मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु पश्चात जो अवयवदान की प्रोसेस है या फिर जो कंसेप्ट है उसके बारे में बात करूंगा। तो मृत्यु पश्चात हमारा शरीर, जैसे कि योगा में भी कहा जाता है, हमारे स्पिरिचुअलिटी में भी इसका उल्लेख है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। तो इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो ये जो शरीर बचता है, ये शरीर किसी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है अलग अलग तरीके से। हमारे शरीर के जो अवयव है उसके मार्फत किसी और की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो ये मृत्यु पश्चात जीवन वाली एक बात होती है। अगर इसको हम थोड़ा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तौर पे समझे तो ये मृत्यु पश्चात जीवन वाली भी बात होती है। तो इस तरह से अवयवदान की प्रक्रिया, मृत्यु पश्चात के अवयवदान की प्रक्रिया दो तरह से होती है। एक होता है देहदान। देहदान मतलब मृत्यु पश्चात, मृत्यु के बाद आपका शरीर आपने दान कर दिया। अब यहां पर ये जो देहदान होता है इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अभ्यास के लिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने देहदान किया तो आपके शरीर के जो ऑर्गन्स है वो डोनेट नहीं किए जा सकते। उनका उपयोग पूरे शरीर का और उनके अंदर जो अवयव है उनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ मेडिकल यानी डॉक्टरी पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है उनकी शिक्षा के लिए होता है। ये एक तरह से हो गया। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे पूरा देहदान नहीं करना चाहिए। मैं अपने इंडिविजुअल डिसीजन के बारे में बताऊं तो 1 से 1.5 महीने पहले जब इन सारी चीजों का मैं अभ्यास कर रहा था और मुझे पता चला इन सारी चीजों के बारे में, तो मैंने खुद ने पहला फॉर्म भरा। जिस केम हॉस्पिटल में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ही, वहीं पे मैंने अपना पहला फॉर्म भरा और मैंने देहदान का डिसीजन ले लिया। सो टुडे आई एम 37। कई लोगों के लिए ऐसा है, इनफैक्ट मेरी मम्मी के लिए भी ऐसा है कि इट्स टू अर्ली टू से दिस, बट दैट्स ओके, इट्स माय चॉइस। देयर इज नथिंग अर्ली और डिलेड, इट्स अ डिसीजन। डिसीजन इज द डिसीजन। वो अर्ली होता है या बाद में होता है वो आने वाला वक्त बताता है। तो मैंने अपना देहदान किया है। तो किसी भी समय जब मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी उन विद्यार्थियों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये हो गया एक सिनारियो। अब आते हैं दूसरे सिनारियो पे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, शरीर का एक अंतिम संस्कार भी होना चाहिए, लेकिन मेरे शरीर में जो ऑर्गन्स है वो सारे के सारे ऑर्गन्स किसी के उपयोग में आने चाहिए। तो ऐसे समय में एक दूसरा विकल्प निकल के हमारे सामने आता है, वो होता है कि मृत्यु पश्चात अवयवदान का। अब कौन कौन से अवयव दान किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा मिथ क्लियर करना चाहूंगा। शरीर में कुछ ऑर्गन्स होते हैं और कुछ टिश्यूज होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। तो कुछ ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं और कुछ टिश्यूज भी डोनेट किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो आंखें होती है, ये आंखें ये ऑर्गन नहीं है, ये टिश्यू है। उसी तरह से हमारी स्किन ये ऑर्गन नहीं है, ये टिश्यू है। तो फॉर एग्जांपल मृत्यु पश्चात कई सारे लोग डिसीजन लेते हैं कि मुझे अपने आई डोनेट करनी है या फिर मुझे अपनी स्किन डोनेट करनी है। अब ये जरूरी क्यों है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अवयव दान या फिर टिश्यू डोनेशन जरूरी क्यों है। कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ऐसा है कि पिछले साल पूरे भारतवर्ष में करीब करीब 2 लाख लोगों को आंखों की जरूरत थी। 2 लाख लोगों को आंखों की जरूरत थी, लेकिन जो आई डोनेशन हुआ वो सिर्फ 50,000 के आसपास हुआ। करीब 2 लाख के ही करीब लोगों को किडनी की जरूरत है, लेकिन जो डोनेशन हुआ वो हजारों में भी नहीं गया, मतलब वो हजार लोगों ने भी डोनेट नहीं किया।
लीवर की जरूरत करीब करीब एक साल में 50,000 लोगों को लगती है, लेकिन हार्डली 300 से 400 लोग मृत्यु पश्चात अपना लीवर डोनेट करते हैं। पैनक्रियास की जरूरत भी करीब 25 से 50,000 लोगों के आसपास को होती है, लेकिन स्टिल 500 भी लोग अपना पैनक्रियास डोनेशन मृत्यु पश्चात नहीं करते। अब ऐसे समय में डिमांड तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों को इसकी जरूरत है, लेकिन उसके बदले में जो डोनेशन होते हैं उसकी जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ऐसे समय में जरूरत है एक समझदार नागरिक बनने की। देखिए, हम जब जिंदा है तब तो हम कुछ कुछ नहीं मांग रहे, मतलब लोग हमसे कुछ नहीं मांग रहे, जो भी देना है हमें वो मृत्यु पश्चात ही देना है। तो ऐसे ही समय में अगर कई लोगों को डर लगता है कि नहीं, कि मेरे ऑर्गन्स कैसे होगी, विटंबना होगी, क्या होगी, उन सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो मतलब एक आई डोनेशन और स्किन डोनेशन की संकल्पना हम जरूर कर सकते हैं। तो एक मिथ यहाँ पे मैं ब्रेक करना चाहूंगा, वो ये है कि आई इज नॉट एन ऑर्गन, इट्स ए टिश्यू। अब ऐसा है कि एक इंसान के मृत्यु के पश्चात अगर वो सिर्फ अपनी आंखों का डोनेशन करने के बारे में सोचता है, तो वो एक इंसान की दो आंखें, भले फिर उस मृत इंसान को कैटरैक्ट हो, उनके आंखों का चश्मा हो, नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो सिर्फ आंखों के डोनेशन का भी डिसीजन अगर लेता है, तो एक इंसान के दो आंखों की वजह से टोटली चार चार लोगों को नेत्रदान मिल सकता है। मतलब आई डोनेशन में आंखों का जो कॉर्निया होता है ना, वो कॉर्निया निकाला जाता है। उस कॉर्निया को अगर हम बीच में से कट करेंगे और वो कट किया हुआ एक कॉर्निया एक इंसान की आंख में लगेगा, दूसरा कॉर्निया दूसरे इंसान की आंख में लगेगा। उसी तरीके से जो दूसरी आंख है उसका भी कॉर्निया निकाल के कट करके एक कॉर्निया तीसरे इंसान की आंखों में लगेगा और छोटा दूसरा कॉर्निया, चौथा कॉर्निया चौथे इंसान की आंखों में लगेगा। तो सिर्फ आंखें डोनेट करने से 4 लोगों को नई दृष्टि प्राप्त हो सकती है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी तरह से आपने देखा होगा, आपके शायद एग्जाम्पल में आया होगा कि आज के तारीख में कई सारे लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक होते हैं। मैंने खुद ने एसिड अटैक सर्वाइवर वाली जो एक एनजीओ है उनके साथ काम किया था, और मैं शायद आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि उनको स्किन की कितनी जरूरत है। यू कैन इमेजिन, एक गर्मा गर्म चाय अगर हमारे हाथ पे गिर जाए तो हमारी हालत कैसी होती है। तो एक खौलता हुआ एसिड अगर किसी के शरीर पे, किसी के चेहरे पे गिर जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि उनके चेहरे की क्या विद्रुपता आती होगी। तो उन लड़कियों को, ऑफ कोर्स उनमें कुछ लड़के भी है, उन लड़कियों को, उन उन एसिड अटैक सर्वाइवर को स्किन की डिमांड कितनी है, स्किन की जरूरत क्या है, ये शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। बट उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए मृत्यु पश्चात हम स्किन डोनेशन की संकल्पना कर सकते हैं। स्किन डोनेशन इज ऑल्सो टिश्यू डोनेशन, जहां पे स्किन के ऊपर की लेयर निकाली जाती है, खून की एक भी बूंद आए बिना वो निकाली जाती है। इतना प्रिकॉशन वो डॉक्टर्स लेते हैं ताकि वो जो लेयर निकाली जाए वो किसी और के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है। अब ये हो गया टिश्यू डोनेशन के बारे में। इसके अलावा हम प्लेज कर सकते हैं, हम संकल्प कर सकते हैं हमारे ऑर्गन डोनेशन का। रिसेंटली, मतलब आज से अब 5 या 6 दिन पहले ही मैंने 94 जिनकी उम्र है, यहाँ पे अंधेरी में कोल डोंगरी में रहते हैं, मैं उनसे मिला और उन्होंने भी ये संकल्प लिया कि I was very shocked to see him, the health he has maintained at the age of 94. It was tremendous. वो खुद चल सकते थे एट द एज ऑफ 94। उन्होंने जब मुझे चकली ऑफर की, वो चकली वो अपने खुद के दांतों से तोड़ के खा रहे थे। यू कैन इमेजिन कि उनकी हेल्थ की क्या उन्होंने ख्याल रखा होगा। वेल टू डू फैमिली। तो उन्होंने उन दोनों कपल ने, उनकी उम्र 94 थी, उनके पत्नी की उम्र 92 थी, इन दोनों ने संकल्प लिया कि मृत्यु पश्चात हम हमारा अवयवदान करेंगे। अब इतना बड़ा संकल्प लेने के लिए भी बहुत बड़ा, मैं कहता हूं ना, एक 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 जिगर चाहिए होता है। ओके, एक एक अलग सोच चाहिए होती है। और अगर वो सोच हम अपने अंदर इम्बाइब करें तो सच में इस दुनिया में आने के बाद जो भी हमने इस दुनिया से लिया है, इस दुनिया के लोगों से, इस सोसाइटी से लिया है,
दुनिया छोड़ने के बाद वही सारी बातें हम इस दुनिया में दोबारा छोड़ के जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो कंसेप्ट है ये मृत्यु पश्चात जीवन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम ऐसे कुछ ऑर्गन्स के ऊपर जो ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो डोनेट की जा सकती है ऑर्गन की? एक, किडनी डोनेट की जा सकती है, हार्ट डोनेट किया जा सकता है, पैनक्रियास डोनेट किए जा सकते हैं, लीवर डोनेट किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे शरीर की जो बोन्स होती है, जो हड्डियां होती है, वो डोनेट की जा सकती है। ऐसे समय में ये डोनेशन का संकल्प हमें अब करना होता है। सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहले तो आपके मन में यही सवाल आया होगा कि भाई ये सारी प्रोसेस होती कैसे है। तो मैं आपको एक टेक्निकल लेवल पे इसकी जानकारी दे दूं। आप पूरे भारत में कहीं भी अपना ऑर्गन डोनेशन का संकल्प ले सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होती है वो सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी के गाइडलाइंस के मार्फत होती है। और जो दो कानून है, जो मेजर महत्व के कानून है, उस कानून के जरिए ही होती है। तो सबसे पहले एक सवाल मन में हमेशा आया होगा, क्या इसमें कोई पैसे की लेन देन होती है, क्या इसमें कोई जुगाड़ होता है? तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है ये कानून के तहत होती है। सेकेंडली, सरकार की कुछ संस्थाएं हैं जिस संस्थाओं के साथ हमने डायरेक्ट टाइप किया। जैसे कई सारे एनजीओज भी है इस विषय पे काम करने वाले, कई सारे संस्था भी है इस विषय पे काम करने वाले। लेकिन आप किसी भी संस्था, कई सारे हॉस्पिटल्स भी है, आप किसी भी संस्था या हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट हो जाओ, लेकिन जो अल्टीमेट डिसीजन या फिर अल्टीमेट जो प्रोसेस फॉलो होती है, वो प्रोसेस फॉलो होती है एक सरकारी सिस्टम के जरिए, जिस सिस्टम में सबसे टॉप लेवल पे एक संस्था है जिसका नाम है नोटो, जैसे कि NOTTO, दैट इज नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यूज ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। उन्हीं के, जिसको केंद्र सरकार मैनेज करती है, उसके अंडर आता है रोटो, दैट इज रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यूज ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। और उसके अंडर आती है सोटो, दैट इज स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यूज ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। महाराष्ट्र की अगर बात करें, मुंबई की अगर बात करें, तो रोटो और सोटो का जो ऑफिस है वो केम हॉस्पिटल में 7th फ्लोर पर है। और हमने जो कोऑर्डिनेशन किया है, जो टाई अप किया है, वो उन्हीं के साथ किया है। तो जब आप विश अपनी देते हैं, आप अपना एक संकल्प करते हैं कि हाँ मुझे ऑर्गन डोनेशन करना है, तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। वह फॉर्म हम कलेक्ट करते हैं और वह फॉर्म हम सोटो इस ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करते हैं। वहां की डेटाबेस में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बदले में आपको डोनर कार्ड मिलता है। उस डोनर कार्ड के ऊपर आपका नाम और आपकी बाकी की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नंबर लिखा हुआ होता है। उस मान के चलिए, अगर मृत्यु जैसी अकस्मात घटना हमारे साथ घट जाती है, तो हमारे जो नजदीकी रिश्तेदार है, उनकी ये छोटी सी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस कार्ड के ऊपर दिए हुए नंबर को कॉल करे और इन्फॉर्म करे कि ऐसे ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उनकी इच्छा के जरिए हमें उनका ऑर्गन डोनेशन करना है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी, इसके बाद वाली की पूरी एक एग्जाम्पल के लिए शेयर करूं क्या मैं? जी जी, ये कार्ड कैसा दिखता है? मैं फॉर्म और, हाँ जी बिल्कुल ये हमारी एक टीचर इन्होंने किया है, तो बिल्कुल ऐसा दिखता है वो कार्ड। बिल्कुल, मेरे पास भी कार्ड है। मैं फॉर्म और कार्ड दोनों में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो उस तरह से वो कार्ड हमें मिलता है, उसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन होती है। जब उनको कॉल किया जाता है मृत्यु पश्चात, नजदीक के रिश्तेदार जब रोटो या सोटो इस संस्था को कॉल करते हैं, तो उसके आगे की पूरी जिम्मेदारी वो उनके कंधे पे उठाते हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस वो फॉलो करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने नजदीक के इंसान की मृत्यु होने के बाद हर उसका जो नजदीकी रिश्तेदार है वो एक अलग इमोशनल जोन में होता है, और उस समय में वो अलर्टनेस, वो अलाइवनेस मेंटेन नहीं की जा सकती। तो इसीलिए आगे की सारी जिम्मेदारी लेने का काम रोटो और सोटो संस्था करते हैं। अब यहाँ पे एक बात जानना और भी जरूरी है। मान के चलो, अगर मैंने मेरे अवयव दान की विश प्रकट की है, मैंने वो जो उसे प्लेज फॉर्म कहते हैं, अगर मैंने वो प्रतिज्ञा की है, प्लेज ली है, मैंने अपनी विश प्रकट की है कि हाँ मुझे ऑर्गन डोनेशन मृत्यु पश्चात करना है, लेकिन अगर मेरे मृत्यु पश्चात मेरे करीबी रिश्तेदारों ने अगर कहा कि नहीं,
हमें ये नहीं करना, तो कानून के माध्यम से कोई भी प्रोसेस नहीं फॉलो की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने फॉर्म भरा, मेरे पास कार्ड है, और मैंने ऐसे लोगों को, मेरे नजदीक रिश्तेदारों को कहा कि हाँ मुझे मेरे मृत्यु पश्चात ऑर्गन डोनेशन करना है, लेकिन मेरे मृत्यु पश्चात मेरी माताजी या फिर मेरी बहन या फिर मेरे भाई, इन्होंने अगर कहा कि नहीं हमें इनका कोई भी मृत्यु नहीं करना है, मतलब ऑर्गन डोनेशन, तो कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। कोई भी आके ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं इन्होंने तो फॉर्म भरा था, ऐसे नहीं होता, ऐसा किसी का अधिकार नहीं है। मृत्यु पश्चात उस शरीर के ऊपर सबसे पहला अधिकार उनके नजदीकी रिश्तेदारों का होता है, और उन्हीं का डिसीजन फाइनल डिसीजन माना जाता है। तो एक एक सवाल तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब सवाल यह है कि जो ऑर्गन डोनेशन होते हैं वो किस तरह से होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मृत्यु पश्चात आपके नजदीकी रिश्तेदार ने अगर रोटो या सोटो इस संस्था के उस नंबर पे कॉल किया, और अगर आपने ऐसे डिसीजन लिया कि हाँ, मतलब आपके रिश्तेदारों ने ऐसे डिसीजन लिया कि आंखों का और स्किन का डोनेशन करना है, तो विद इन 6, मतलब आपके इन्फॉर्म करने के बाद कुछ घंटों के, मतलब 1 या 1.5 घंटे के अंदर ही नजदीकी हॉस्पिटल के लोग आपके घर पे आते हैं। स्किन और आंखों, मतलब स्किन और आंखों का जो कॉर्निया है उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, बिना किसी विद्रूपता के। उस शरीर को बिना किसी विद्रूपता ना आए इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। स्किन एक्सट्रैक्शन के बाद प्रॉपरली उसको बैंडेज वगैरह किया जाता है, और उसी तरीके से एक डिलाइट, एक अच्छे स्वरूप में वो उस बॉडी को रिश्तेदारों को सुपुर्द किया जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस करने की जिम्मेदारी रोटो एंड सोटो इस संस्था की होती है। ठीक है, यह संस्था ये पूरे प्रोसेस में आपके साथ होती है, और इस पूरे प्रोसेस में फॉर्म भरने से लेके ऑर्गन डोनेट होने तक, इस पूरे प्रोसेस में उस परिवार का 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता। तो कंसीडरिंग दिस टाइम फैक्टर, हमें बस इतना ख्याल रखना होता है, हमें मतलब हमारे परिवार वालों को, कि मृत्यु पश्चात हो सके उतनी जल्दी संस्था को कांटेक्ट किया जाए, और उस संस्था के लोग आकर के आगे की सारी प्रोसेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपके नजदीकी रिश्तेदार ना कह दे किसी भी रीजन की वजह से, तो संस्था को कोई अधिकार नहीं है इंटरफेयर करने का। पूरा का पूरा डिसीजन मृत शरीर के जो नजदीकी नाते रिश्तेदार है उन्हीं का होता है, और उन्हीं का डिसीजन फाइनल डिसीजन माना जाता है। ऐसे समय में हमें क्या करना है, मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल दूंगा जिससे पता चलेगा कि हमें क्या करना है। जैसे कि मेरा अपना ऑर्गन डोनेशन का कार्ड बना हुआ है, तो मैंने वो कार्ड मेरे दोस्तों को दिखा के रखा है, उसकी फोटो खींच के मैंने अपने दोस्तों को भेज दी, मैंने अपनी माताजी को दिखा के रखा है, मैंने सारे घर वालों को दिखा के रखा है। और वो कार्ड मैं हमेशा अपने घर में ऐसी जगह पे रखता हूं जहां पे वो इजीली अवेलेबल हो जाए अगर मेरे साथ कुछ घटना घटित हो तो। ठीक है, अब ये मेरा एग्जांपल हुआ। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। रोटो और सोटो इस संस्था में जो एक महिला काम करती है, जो 20 साल से ऑर्गन डोनेशन इस विषय पे उनका एक्सपीरियंस है, और इस विषय पे वो लोगों को जन जागृति करती है। उन्होंने अपना कार्ड बनवा के फ्रिज के ऊपर एक जो मैग्नेट होता है छोटा सा, उस मैग्नेट के साथ फ्रिज के ऊपर चिटका दिया है। ठीक है, हर साल जब उनका बर्थडे होता है तो उनके घर वाले केक मंगाते हैं, डाइनिंग टेबल पे वो केक रखा जाता है, और बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू होता है। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू होने से पहले ये जो आष्टेकर मैडम है, उनका नाम है आष्टेकर मैडम। आष्टेकर मैडम है जिन्होंने अपना कार्ड बनवा के फ्रिज पे चिपका के रखा है। वो अपना कार्ड फ्रिज से निकालती है, केक के ऊपर जहां पे हैप्पी बर्थडे लिखा होता है ना, वहां पे वो उसको स्टिक करती है, और अपने घर वालों को सिर्फ इतना बताती है कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो ये मेरी इच्छा है, इस इच्छा का हमेशा रिस्पेक्ट करना। आर यू गेटिंग? आई एम जस्ट गिविंग यू 2 एग्जांपल्स के हमारे मृत्यु पश्चात हमारे शरीर का क्या करना है, इसका पूरा का पूरा डिसीजन हमारे नजदीकी रिश्तेदारों को लेना है। तो इसीलिए रिश्तेदारों को मालूम होना चाहिए, वो एजुकेट होने चाहिए हमारे इस विश के बारे में, हमने जो सोचा है उस सोच के बारे में, हमने जो करने का प्लान किया है उसके बारे में। तो उनको जागरूक करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि हमें हो सके उतना उन्हें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए,
उतना उन्हें जागरूक करना चाहिए और हमारे डिसीजन के बारे में अवेयर करना चाहिए। अब हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, आपका तरीका क्या होगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। बस जरूरत सिर्फ इतनी है कि आपके नजदीकी रिश्तेदारों को ये मालूम होना चाहिए कि आपने अवयव दान का संकल्प लिया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी की अगर डेथ हो भी जाती है, ओके, आप अगर किसी को हॉस्पिटल में ले भी जाते हो, जैसे रास्ते में चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब उस एक्सीडेंट के बाद लोग उसको उठा के हॉस्पिटल में ले गए, या फिर किसी भी एक बीमार व्यक्ति को लोग अगर हॉस्पिटल में ले गए, तो हॉस्पिटल वाले ये कभी नहीं सोचते, या फिर ऑर्गन डोनेशन के ऊपर काम करने वाली संस्था ये कभी नहीं सोचती अरे डोनर आ गया, ओके, या फिर इससे अब इन मतलब डोनेशन के लिए हम इन्हें प्रेरित करें, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि इस इंसान की जान बचनी चाहिए, और पूरा का पूरा एफर्ट्स यही लिया जाता है कि इस इंसान की जान बचे। लेकिन पूरा एफर्ट्स लेने के बाद भी अगर वो जान नहीं बची और अगर शरीर मृत हो गया, यानी उस इंसान का मस्तिष्क चलना बंद हो गया, ब्रेन डेथ हो गई, तो फिर बाकी के ऑर्गन डोनेशन का संकल्प उनके रिश्तेदारों के सामने रखा जाता है। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। ये आपको एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है अपने स्क्रीन पे। हाँ, तो ये उसी संस्था का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपसे ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती, बस बेसिक इंफॉर्मेशन ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, स्पाउस ऑफ, आपका एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका पूरा पता, ठीक है। उसके बाद इस एरिया में आप देखते होंगे कि नीचे कौन कौन से ऑर्गन्स है जो डोनेट किए जा सकते हैं उसकी लिस्ट दी है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कौन कौन से टिश्यूज है जिसकी डोनेशन की जा सकती है उसकी लिस्ट दी है। अब ऐसे समय में आपको अपना डिसीजन लेना है कि आप इनमें से कौन से ऑर्गन डोनेट करना चाहते हो और कौन से नहीं चाहते। अगर आप सारे ऑर्गन डोनेट करना चाहते हो या फिर देहदान करना चाहते हो, तो आपको नीचे जो सबसे ऑल ऑर्गन और ऑल टिश्यूज है उस कॉलम पे क्लिक करना होता है, टिक करना होता है। बेसिक आपकी ब्लड ग्रुप क्या है, आपका सिग्नेचर, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके अलावा नीचे अगर आप देखोगे तो सिग्नेचर ऑफ विटनेसेस, मतलब यहाँ पे बेसिकली विटनेस के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसे दो लोग जिनको आपने इन्फॉर्म कर दिया है अपने डिसीजन के बारे में, ऐसे दो लोगों की सिर्फ जानकारी यहाँ पे दी जाती है। उनका नाम, उनका एज और उनका पता, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। ऐसे किमान दो लोगों की इंफॉर्मेशन इस फॉर्म के ऊपर फिलअप करना जरूरी होता है। तो ये इतना बेसिक और इतना सिंपल फॉर्म है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, क्या ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ऑर्गन डोनेशन करना कंपलसरी है? जैसे मैंने कहा कि ये फॉर्म फिलअप करने के बाद ऑर्गन डोनेशन के मामले में आप अपनी इच्छा प्रकट करते हो, बस इतना ही इस फॉर्म का इंटेंशन है, और अपनी इच्छा अपने नजदीकी लोगों तक पहुंचाते हो, ठीक है। अब जब शरीर मृत हो जाता है या फिर डेथ के बाद, फिर उस लोगों की जिम्मेदारी होती है, अब हमारे जो नजदीकी रिश्तेदार है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो नजदीकी लोग डॉक्टर को या फिर उस संस्था को कॉल करे और वहां से वो आगे की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तब आपके परिवार वालों का डिसीजन अल्टीमेट डिसीजन होता है। ये बात मैंने इससे पहले आपको शेयर कर ही दी थी। तो ये एक बेसिक फॉर्म है। आज हम सिर्फ ये बेसिक फॉर्म भर सकते हैं और अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं, हमारे अवयवदान की या फिर हमारे देहदान की इच्छा प्रकट कर सकते हैं। बस इतना ही इसका सिंपल मीनिंग है। जब आप इस तरह का फॉर्म फिलअप करते हो तब एक डोनर कार्ड आपको मिलता है, और वो डोनर कार्ड कुछ इस तरीके से होता है। सर ने वो डोनर कार्ड आपके साथ शेयर किया ही है, मैं बस एक बार आपके साथ और शेयर करता हूं। क्या आप देख सकते हो? इस तरह का ये डोनर कार्ड हमें मिलता है, ठीक है। बस इसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है और नीचे जो मोबाइल नंबर है 7021932447, ये इसी नंबर पे हमारे उन रिश्तेदारों, मतलब उन रिश्तेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि इसी नंबर पे कॉल किया जाए, ठीक है। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी।
अगर व्यक्ति की उम्र ज्यादा है, जैसे आपने कहा वो 90 प्लस के जो कपल है हम्म। वो तो हेल्दी थे, हम्म। मगर एकदम बहुत ही बुजुर्ग जिससे उनका स्किन भी बिल्कुल सुकड़ गया है, ऐसे क्षीण है, तो ऐसे व्यक्ति के ऑर्गन का कैसे यानी उपयोग में ला सकते ठीक हैं? है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये बात कि जब जब मृत्यु हो जाती है, ओके, और नजदीकी रिश्तेदार इस रोटो या सोटो संस्था को कॉल करते हैं, फिर वहां के डॉक्टर्स आते हैं, ओके। वो डॉक्टर्स सबसे पहली बात तो आंखों का डोनेशन और स्किन का डोनेशन, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। आंखों की क्वालिटी, मतलब कॉर्नी, जिसको कैटरेक्ट होता है, इवन दैट पर्सन कैन डोनेट द आईज, ओके। जिसके चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा है, इवन दैट पर्सन कैन डोनेट आईज। अब मान के चलो मेरे चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा है और मैंने अगर आई डोनेशन किया, तो क्या जिसको आई डोनेट हुई है उसके भी चश्मे का नंबर ज्यादा होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि यहाँ पे आपकी आंखें नहीं निकाली जाती, आपके आंखों के ऊपर की एक लेयर निकाली जाती है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। वही कैलकुलेशन होता है स्किन के मामले में। उम्र की कोई भी वो नहीं होती, बंदिश नहीं होती। हम लोग स्पिरिचुअल पाथ में हैं और हाँ हाँ, बर्थ रिबर्थ में बिलीव करते हैं, तो वेद बराबर। उपनिषद में इसके बारे में कुछ है क्या, बताया है क्या, वो जानना देखिए, था। मैं स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन मैं मतलब ऐसे रिलीजन का मैं स्टडी नहीं किया। मैं काफी टाइम से मैंने स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट किया है। मुझे सिर्फ मतलब आपके सवालों का सिर्फ मैं इतना जवाब दे सकता हूँ कि अगर स्पिरिचुअलिटी की माने और अगर धार्मिक ग्रंथों की जो बातें हैं उसको अगर मद्देनजर रखे, तो ऐसे कहा जाता है, जैसे भगवत गीता में इसका तो उल्लेख आपको मिलेगा ही मिलेगा, कि इंसान का शरीर, इंसान की आत्मा कभी मृत नहीं होती, वो आत्मा बस शरीर बदलती है। तो भगवत गीता अगर आप ओपन करोगे तो वहां पे करीब 11वें या 12वें पेज पे पूरा का पूरा एक पिक्चर है कि एक आत्मा कैसे छोटे छोटे जो भ्रूण होता है, जैसे माँ के शरीर के अंदर जो भ्रूण होता है उसमें प्रवेश करती है, फिर उस भ्रूण का एक छोटा सा शरीर बनता है, वह शरीर फिर इस दुनिया में आता है, फिर अपने अपने जो अपने कर्म करता है, अपने काम करता है, अपनी ड्यूटीज को निभाता है, अपने गृहस्थ आश्रम, जो वानप्रस्थाश्रम, ये जो पूरा कंसेप्ट है, ये पूरे प्रोसेस से गुजरता है और फिर वो शरीर मृत होता है। जब वो शरीर मृत होता है ना, तब उसकी आत्मा फिर से उस नए वाले भ्रूण में जाती है। तो शरीर नश्वर है, शरीर शरीर बदलता है, आत्मा बस, जैसे हमने आज मैंने ये कपड़े पहन लिए, ये चेक्स वाला शर्ट पहन लिया, कल मैं कोई दूसरा शर्ट पहनूंगा, वही बातें होती है हमारे आत्मा के मामले में। आत्मा के लिए हमारा शरीर कपड़ों की तरह है। एक टाइम के बाद जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी, वो दूसरा शरीर धारण कर लेगी। फिर ये जो शरीर है, यह शरीर किसी के और के लिए, शरीर के जो अवयव है, जो ऑर्गन है, वो किसी और के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इसका पूरा का पूरा एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस हमारे रिलीजियस ग्रंथों में भी है, जिसकी वजह से पुनर्जन्म की भी बात होती है, राइट। तो आपके सवाल का एक स्पेसिफिकली जवाब दो तो ये ऐसे होगा कि अगर हम धर्म को भी मानते हैं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी को भी मानते हैं, तो हमारे लिए आत्मा सबसे ऊपर है और वह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो जो पहला शरीर है ना, वह शरीर मतलब उसमें उसको आग में जलाने से बेटर है या फिर उसको जमीन में गाड़ने से बेटर है कि उस शरीर का और उस अवयव का किसी और के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जिसकी वजह से लिविंग आफ्टर डेथ वाला एक कंसेप्ट भी निकल के सामने आ रहा है। ये हाँ मनोज। यस, मनोज जी। हेलो। हाँ नमस्कार। मनोज जी कहिए। मुझे जस्ट यानी इंफॉर्मेशन देनी थी। हमारे घर में मेरा भांजा डॉक्टर जब हो रहा था जेजे में, हाँ हाँ वो घर पर जब आता था तब मेरे पिताजी को वो बोलता था कि अरे डिसेक्शन को बॉडी नहीं मिली। हाँ 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 हाँ। मैं एक्चुअली 1:30 बजे ज्वाइन हुआ हूँ, तो आपने शेयर किया रहेगा तो मुझे पता नहीं, पर वो उसी वक्त के ऊपर मैंने उसके दादाजी को वो बोलता था कि बॉडी नहीं मिली, आज आज बॉडी हाँ नहीं मिली। सो बरोबर। फाइनली वो इतने बार मेरे पिताजी को उसने कहा कि एक दिन आ गया जिस दिन उस पिताजी ने कहा कि ओके आई विल डोनेट माय बॉडी। वो फॉर्म भी सब भरा हमने,
पर अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ जो हुआ वो कोविड में हुआ। तो लास्ट मोमेंट में हम लोग आंखों को डोनेट करने की भी कोशिश कर रहे थे, पर डॉक्टर सेड नो, वी विल नॉट टेक, यानी कोविड से गए हुए थे करके। जब आया और उनका फोन जब आया रात को 1:30-2 बजे कि आप ऐसे ऐसे हुआ है, तो हमने पहले वही कहा कि एटलीस्ट वी वांट टू डोनेट बॉडी करके। तो उन्होंने नहीं लेंगे नहीं हम। फिर आंखों को भी बताया था कि एटलीस्ट चलो आंख ले लो, पर आंख भी उन्होंने ना कहा। तो यानी ये भी एक थॉट है कि हाँ, पिताजी, सौजन्या जी के बाद मुझे इसलिए बोलना था कि पिताजी काफी स्पिरिचुअल थे, पर वक्त की पुकार ये थी कि बॉडी ही नहीं मिल रही है, आगे जाके बच्चे लोग क्या पढ़ेंगे बराबर, कैसे लोगों को ठीक करेंगे। दैट वाज अ थॉट। सो नो डाउट मैं इंस्पायर पिताजी से अभी तक हुआ नहीं हूँ, ना मेरे भांजे से हुआ हूँ। इट विल टेक टाइम। मुझे लग रहा है मैं शायद ज्यादा जीऊंगा, तो उसकी वजह से कुछ ऐसे कार्ड बिट बनाया नहीं है, पर लेट्स सी, शायद। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, मैं आपसे ना पूरी तरह से मैं वाकिफ करता हूँ, आपकी सारी बातों से मैं पूरी तरह से वाकिफ करता हूँ। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 2 तरह का दान हो सकता है, एक देह दान और एक होता है अवयव दान। तो अगर आप देह दान करते हो तो अवयव दान नहीं कर सकते, क्योंकि देह दान में आपका पूरा का पूरा शरीर मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए दिया जाता है। मैंने एट द एज ऑफ 37 देह दान की प्लेज की है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड के भारत में अगले जो डॉक्टर बन रहे हैं ना, वो डॉक्टर जो हमारे खिलोने जो होते ना, जसं मराठीमध्ये बाहुले म्हणतात, बाहुले कापून ती लोक डॉक्टर चांगले नाही बनवू शकत, त्यांच्यासाठी ते शरीरच पाहिजे, राईट? सो हा एक मोठा गहन विषय आहे। सुरुवातीला त्याबद्दल मी बोललो देखील, आणि तेच आहे की कुठेतरी एक एक काळानुरूप आपला जो विचार आहे, आपला जो एक गरजेनुसार काळाची गरज जी आहे त्यानुसार जो आपल्याला स्वतःची एक विचारसरणी, स्वतःची एक अनुभूती जी बदलली पाहिजे, ती बदलण्याची देखील गरज आहे। यस यस, एक क्वेश्चन है जी, या तो आप आंसर कर सकते हैं, या मनोज सर या और कोई भी जिससे जुड़ा हो वो आंसर कर सकते हैं। ये संस्कारों के बारे में है। तो हमारे धर्म में जो संस्कार है, हिंदू धर्म में जो संस्कार है, उसमें अग्नि संस्कार जो है वो इम्पोर्टेंट है, सबसे आखिरी वाला संस्कार। तो उसमें ऐसी कोई बातें हैं क्या जो इसके लिए विपरीत हो सकती है? क्योंकि इसी कारण बहुत लोग जो ऑर्गन डोनेशन से थोड़ा सा मतलब दूर जाते हैं। तो ये इसके बारे में अगर क्लैरिटी किसी हो तो वो जो लोग जो नहीं करते हैं वो शायद इधर टर्न हो सकते हैं। अग्नि संस्कार के बारे में जो शास्त्र में लिखा है उसके बारे में अगर किसी को जानकारी हो तो प्लीज यहाँ पे शेअर करें। हे ना दिलेलं आहे, पण कोणी उपयोगात आणलं नाही इतने वर्ष, इतने साल में किसी ने इस्तेमाल नहीं किया इन सभी चीजों का। जैसे हमारे पिताजी का बॉडी हमको मिला नहीं, अग्नि मैंने दिया नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट यानी ये हुआ, तो उसके वजह से तो विधी स्मशानात 10व्या 13व्या केला गेला। वो है, आप बाद में कर सकते हो। जैसे कोई लेडी है या कोई लड़का है जिसने शादी नहीं की है, ते बाहुलीचं लग्न लावतात आणि मग करतात। यानी है, शास्त्र में लिखा हुआ है, पर लोग इस्तेमाल नहीं करते। पर कोविड के बाद में ये उसका इस्तेमाल हो चुका है, लोग कर रहे हैं। दूसरा इस चीज का अग्नि संस्कार, अग्नि संस्कार पलाश काहीतरी नाव है, पलाश संस्कार। जैसे अभी देहदान किसी ने किया तो देहदान में तो अग्नि संस्कार होगा ही नहीं। हाँ, तो क्या करते हैं? प्रत्यक्षात नहीं, यानी प्रत्यक्ष रूप से तो वो मिलने वाला नहीं है। वही मैंने उसकी वजह से एग्जांपल दिया कि कोविड में बॉडी किसी को नहीं मिली, ना किसी को अग्नि देने मिला, कि मैं था वहां पर मैंने अग्नि नहीं दिया। तो फिर वो जो कुछ विधि है वो स्मशान भूमि में की गई। अच्छा, एक काय म्हणतात त्याला, कणकेचा बावला बनवून त्याला ते सगळं केलं गेलं। Sir, what we can do, since so many people have attended this, you just think of it, और जैसे कि हमारा एक इसका संकल्प का यही एक उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवयवदान के संकल्पना के बारे में सोचे। ओके, उनको उनके अंदर जो एक अर्ज है वो उस अर्ज को थोड़ा सा प्रोवोक मिले।
तो इसीलिए ये एक इस कार्य जन जागृति करना बेसिकली ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इस जन जागृति के बाद अगर आप में से कई सारे ऐसे हैं जिनको अपना अवयवदान का संकल्प लेना है, मैं ये नहीं कहता कि अवयवदान करना ही है, जिनको अपना संकल्प लेना है, जिनको अपनी इच्छा प्रकट करनी है और वह इच्छा अपने अड़ोस पड़ोस के 4-10 लोगों को बता के उनको भी इस सामाजिक कार्य में अगर उनको लाने की कोशिश करनी है, सो व्हाट वी कैन डू, हमारे पास रोटो और सोटो संस्था के फॉर्म्स है। ओके, आज या फिर कल जब भी आप समय मिलेगा सर मैं आपको मिलूंगा, वहां पे मैं आपके पास कुछ फॉर्म्स ड्रॉप करता हूँ। आप एक काम करिए आदेश जी, आज कल कभी भी हेडगेवार में हमारा जो ऑफिस है जी बिल्कुल, वहाँ पे आप फॉर्म दे दिए। इसका ऑनलाइन नहीं होता है क्या? ऑनलाइन नहीं है? ऑनलाइन होता है, रोटो सोटो की वेबसाइट पर है, बट उसकी जो आई कार्ड है वो आई कार्ड मतलब अगर वो फॉर्म आप भर के अगर मुझे दोगे, मैं आई कार्ड आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऑनलाइन हो सकता है, बट वो ऑनलाइन में देन यू विल हैव टू टेक फॉलो अप दैट आई हैड फिल अप अ फॉर्म, सेंड मी आई कार्ड, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। So instead that I will take the responsibility to give you blank forms, collect feed-up forms from you, then submit it to the organization and get your I-cards and again deliver it back to you. Okay. You can please drop the forms at our office and teachers सबको जिनको भी ये करना है ऑफिस से अपने हमारे फॉर्म ले सकते हैं and they can do the pledging. Yes. फॉर्म का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था, उसको बस हमें फिल अप करना है, बेसिक फॉर्म है। ओके सर, thank you. I'll definitely see you today. Sir, just I would like to intervene. Just I have to leave for the meeting. So from Nanavati Hospital, Dr. Jatin Kothari, Dr. Madhuri Joshi, Dr. Ansari, everybody asked me to appreciate this event. It is very good and appreciable event. And they asked me to join because of their busy schedule. They could not join. So thank you Prakash ji for joining. Yes sir. Thank you so really much, thankful to you and very nice discussions we are having. If we can go voice crack हो गया। Hello. Yeah. Okay sir. Thank you so much sir. Okay Prakash ji, thank you. Madhuri ji, thank you, sir. Dr. Madhuri had informed me that Dr. Jatin may not be able to join, but some other people will be able to join. So thank you for joining the Nanavati team. I think that gives gives a lot of authentication to this meeting. And Adesh ji, I really thank you from the bottom of my heart for sharing this information so clearly. I think creating awareness is more important, and ये awareness के साथ हम आगे जाएंगे। और अभिजीत जी को मेरा I want to wish him and inform him that on 29th when he wants to convey to PM sir or through whatever channel that I think there is a lot of encouragement, there is a lot of awareness which have been created, and this initiative will definitely give a lot of numbers. ऐसी मेरी आशा है। ये जो हम देख रहे हैं ये 28 लोग सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन और 300 लोग इसका रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं। Because a lot of people have told me that they can't attend it live, but they will watch the recording. So it will reach to many people. So thank you, thanks a lot. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया और आपने मौका देने के लिए, और ये सारी बातों का डिस्कशन हमने आज जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी, अभिजीत सामंत सर की तरफ से भी। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I'm ending the meeting. Yes, sir. Recording की एक लिंक मैंने यहाँ पे चैट में भी दी है, और एक बार फिर से मैं देना चाहूंगा। जो नई के टीचर्स हैं उनको तो अपने ग्रुप में मिल जाएगा, जो बाहर के लोग हैं नई के ग्रुप में नहीं है उनको I am putting in the chat, so you can copy this link and put it, save it somewhere. आप अपने WhatsApp ग्रुप में डाल सकते हैं। बाकी के लोग नए टीचर्स को अपना ग्रुप में ये लिंक मिल जाएगी।